अजून कर दी ये वाला। हेलो एवरीवन, एक बार चेक करना आवाज आ रहा है क्या हमें? आ रहा है? ठीक है। ओके। चलो अभी सही है। ठीक है, ठीक है। सर्वर का कुछ इशू था, वो पता नहीं लैग कर रहा था पेज जो है। ठीक। ठीक है, तो आज वापस से स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर जो है हमारा है ना, इंडियन ज्योग्राफी का, और उसके बारे में अगर आप ये इंडिया का फिजिकल मैप अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स ऑलरेडी आपको जो है सो दिए हुए हैं ना। तो देखिए, आपसे एग्जाम में अधिकतर जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, है ना। हो सकता है कि आपको साउथ इंडियन जो कुछ हिल्स हैं, कुछ रेंजेस हैं, उसके बारे में कुछ पूछ ले कि बताओ कौन सा है, सो नॉर्थ टू साउथ है, सो अरेंज कर दो, है ना, इस तरीके से, है ना। तो इसको एटलस पे जा करके बिल्कुल जो है आपको है ना ट्रेस करके है सो रखना है, ठीक है। तो इसी में कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसके फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना, मैप पे। जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था कि टोटल कितना फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, है ना, टोटल 6 है। टोटल 6 है। तो पहला जैसे आपकी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट मीन्स की जो पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ हिमालयन बेल्ट जो हिल जो रेंजेस है ना, ये पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है, पहला। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो भी रेंजेस हैं, इसका बेसिकली ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है? तिब्बत। पामीर नॉट, है ना। तो दिस इज हियर पामीर नॉट, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो पामीर नॉट है ना, पामीर ग्रंथि, है ना, इसको बोलते हैं। पामीर नॉट बेसिकली क्या है? तो एक प्लेट्यू है, ठीक है, इट इज ए प्लेट्यू। और यहाँ से आप देखो कई तरह के जो माउंटेन रेंजेस है ना, कई दिशा में आपको है तो देखने को मिलेगा। जैसे कि एक हिंदू कुश, है ना, हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। इधर देखो कुल्लू श्रेणी है ना, कुल्लू माउंटेन्स है। फिर एक काराकोरम होगा, काराकोरम होगा। फिर हिमालयाज होगा, हिमालयाज होगा, है ना। तो ऐसे सुलेमान रेंजेस भी है यहाँ पे, जिसी को सुलेमान श्रेणी। तो कहने का मतलब है कि पामीर नॉट जो है यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे कई सारे माउंटेन्स जो है सो अलग अलग डायरेक्शन में है सो स्टार्ट होता है। इस वजह से पामीर नॉट को क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, एशिया नहीं, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये हो गया। ठीक। अच्छा, अ, आपको मालूम है कि जो एवरेस्ट, सॉरी एवरेस्ट बता रहे, जो हिमालयाज है इसका सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, सो कहाँ पे है, कौन से देश में? नेपाल में। अगर हाँ, मतलब देश पूछे, नेपाल में। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? केटू। केटू किसमें है, कौन से रेंज का हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि हिमालयाज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और अगर ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट रहे तो उसको टिक नहीं करना है ना, केटू को टिक करना है, ठीक है। दूसरा बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि केटू जो है वो ग्रेट हिमालयस का पार्ट नहीं है, ठीक है, काराकोरम रेंज का पार्ट है ना, काराकोरम रेंज का पार्ट है। दिस इज द केटू हेयर। केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, यस, है ना। ये सब पीटी में आपसे कई बार है सो फैक्ट पूछ लेता है। गॉडविन ऑस्टिन, है ना, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। केटू है, केटू, है ना। और यह कौन से रेंज में आता है? तो काराकोरम रेंज में आता है, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में आता है, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा किसका पार्ट है? हिमालयस का पार्ट है बेसिकली, है ना, हिमालयस का पार्ट। तो ये हो गया कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पे। और दूसरा, हाँ, ये जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज है, और लद्दाख रेंज हो गया, कैलाश रेंज हो गया, इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस मतलब कि हिमालय के पार का जो रेंज हो गया, ट्रांस हिमालयस, है ना। तो आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हो अगर आप उसको लोकेट करो तो। देखो, यहाँ पे काराकोरम रेंज हो गया, दिस इज द काराकोरम रेंज, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो लद्दाख रेंज है। आगे इधर आओ, कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज है। जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज है। तो ये सभी जो है ना, ये सभी ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है,
ठीक है, ट्रांस हिमालयाज का पार्ट हो गया, ट्रांस हिमालयाज, हिमालय के पार का माउंटेन रेंज, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इन सभी का ओरिजिन किस वजह से हुआ है? तो सभी वही प्लेट टेक्टोनिक्स के ही वजह से, यानी कि इंडियन प्लेट का जो है कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट में, और उसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ, क्रस्टल फोल्डिंग हुआ। क्रस्टल फोल्डिंग क्या होता है? तो देखो दो तरीके से जो है फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। एक तो जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं जियोसिंक्लाइन में, वो कंप्रेस करके एक माउंटेन रेंज बन जाए, है ना, दबाव में। या फिर जो प्लेट्स जो टकराते हैं, उसका जो फ्रंटल पार्ट होता है वो क्रम्बल कर जाता है ना। सपोज कि ऐसे दो प्लेट टकराया, तो ये जो फेस है यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा उबड़ खबर टाइप का होगा, है ना। सो दैट विल बिकम योर फोल्ड माउंटेन्स। तो दोनों के वजह से जो है आपके यहाँ पे माउंटेन रेंजेस का है सो फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया जनरल डिस्क्रिप्शन। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है रेंजेस इज नियर टू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना, ऑप्शन द ग्रेट हिमालयस, ग्लेशियर हिमालयस, शिवालिक्स, क्या होगा इसका आंसर? शिवालिक हो जाएगा, है ना, शिवालिक। यानी कि हमने कल पढ़ा था कि हिमालयस का जो तीन पैरेलल जो रेंज है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन के पास का जो सबसे नियरेस्ट प्लेन है दैट इज कॉल्ड एज शिवालिक, है ना, शिवालिक। शिवालिक का हाइट भी सबसे कम है ना। सबसे पहले कौन बना? ग्रेटर हिमालयस बना, उसके बाद है मिडिल हिमालयस होगा, और लास्ट में सो शिवालिक्स बनेगा। ठीक है, शिवालिक्स का एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें सो दून्स पाए जाते हैं। ठीक है, कई बार आपसे पीटी में ये सवाल पूछ लेता है कि दून्स जो है, जैसे कि देहरादून, है ना, दून्स क्या होते हैं और ये कौन से पार्ट में है सो पाया जाता है? तो शिवालिक का हिस्सा है, शिवालिक में, है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है? शिवालिक में पाया जाता है। दून क्या होता है बताओ? व्हाट आर द दून्स? नहीं, वो दोआब होता है। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे। दून्स बेसिकली क्या होता है, देखो समझो, दून्स का फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे कि सपोज जैसे जो ग्रेटर हिमालयस है, इसके बाद जो है बीच में मिडिल हिमालयस, और सबसे लास्ट में शिवालिक्स, शिवालिक्स। तो क्या होगा कि यहाँ से कई तरह के जो रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स हैं, है ना, वो आगे की तरफ फ्लो करते रहता है, हिमालयन रिवर्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, ग्लेशियर्स है ना, बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से, ग्लेशियर्स, है ना, हिमनद जिसको बोलते हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से जो है आपको कई सारे हिमालयन रिवर्स जो है सो डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ आएगा, है ना। शिवालिक्स का जब ओरिजिनिंग हो रहा था, जब शिवालिक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो क्या कर रहा था कि ये सारे रिवर्स का जो उसके आगे एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, है ना, समझो कि एक बांध टाइप का है सो बन रहा था। इसके वजह से क्या होगा, क्या आपको मालूम है कि रिवर्स अपने साथ में बहुत सारे बॉर्डर्स कैरी करते रहता है ना, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर दी। समझ में आ गया? तो अब इसके वजह से क्या हो गया कि एक जो है लेक, जो कि एक प्लेन जिसपे, है ना, एक प्लेन बना जिसके ऊपर पानी भी भरा हुआ है, एक लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर समय के साथ क्या होगा, ओवर द ईयर्स यहाँ से पानी है सो ड्रेन कर जाएगा, है ना, पानी है सो ड्रेन कर जाएगा, और ये जो एक प्लेन बन गया डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से, उसी को दून बोलते हैं। समझ में आ गया? तो दिस इज योर, हाँ हाँ, दून। ठीक है, तो ये जो है दून किस वजह से बना? तो शिवालिक के फॉर्मेशन होने की वजह से जो हिमालयन रिवर्स था, उसका जो पानी था उसको वहां पे इकट्ठा किया, और उसके वजह से जो भी बोल्डर्स, जो भी रॉक्स, ये सब डिपोजिट हो गए, एक समतल टाइप का जो प्लेन बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द दून। तो दून्स आर द फीचर ऑफ योर शिवालिक्स। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रेटर हिमालयस लिख दे, ट्रांस हिमालयस लिख दे, है ना, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो शिवालिक है सो आंसर वहां पे कर देना है। ठीक है, ये हो गया। चलो, दो पॉइंट और कल बताए थे यहाँ पे कि हिमालयस का जो कन्वेक्सिटी है वो किधर की तरफ है? टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है ना? अरे फिजिक्स में पढ़ते हो ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, है ना, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स क्या होता है? कन्वेक्स जैसे कि अगर ऐसा शेप है ना, तो ऊपर की तरफ कनकेव हो जाएगा। ठीक है, ये कनकेव हो गया। लेकिन अगर इधर से देखोगे तो कन्वेक्स कहलाएगा, है ना, समझ में गया? तो हिमालयस का जो ओरिएंटेशन है कैसा है ना, कॉन्वेक्स टू द साउथ, है ना, कॉन्वेक्स टू द साउथ, कॉन्वेक्स टू द साउथ, कॉन्वेक्स टू द साउथ। ठीक है, लेकिन
कनकेव टू द नॉर्थ, कनकेव टू द नॉर्थ, समझ में आ गया? कनकेव टू द नॉर्थ, कनकेव टू द नॉर्थ हो जाएगा, है ना, कनकेव टू द नॉर्थ, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक कौन सा पीक है जो कि मैंने आपको बताया था, जहां पे हिमालय का बेल्ट है सो स्टार्ट होता है, सिंटेक्सियल बेल्ट, नंगा पर्वत, है ना, यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द रीजन, है ना, नंगा पर्वत है। अच्छा, नंगा पर्वत और नमचा बरवा आप देख रहे हो यहाँ पे है, नामचा बरवा है ना। ये दोनों का हाइट जो है सो रिलेटिवली इसके आसपास जो पीक्स है उससे ज्यादा है। इसका वजह किसी को पता है? हाँ, वॉल्केनो नहीं, वॉल्केनो नहीं। देखो हुआ क्या था, जब इंडियन प्लेट आकर के टकराया ना यूरोपियन प्लेट से, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है सो कोलाइड किया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि सपोज कि जैसे ये गेट हम लोग खोलते हैं, तो गेट कैसे खुलता है, एक तरफ से हिंज के अराउंड है सो रोटेट करता है। तो सेम वैसा ही क्या हुआ कि पहला यहाँ वाले पॉइंट पे है सो पहला जो है कोलिजन हुआ इस वाले पॉइंट पे, तो ये है सो रिलेटिवली सबसे ज्यादा ऊपर उठेगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इस पाइवोट के अराउंड प्लेट थोड़ा सा रोटेट करके, है ना, इस वाले एंड पे कोलाइड किया, समझ में आ गया। तो फिर से यहाँ पे है सो थोड़ा सा रिलेटिवली हाइट ऊपर उठ जाएगा। इस वजह से आपको दो ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं, नामचा पर्वत और नंगा पर्वत, जो कि रिलेटिवली अपने आसपास के जो उसके जो हिल्स है ना उससे ज्यादा इसका हाइट है, एलिवेशन है। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है सो जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो पहले नॉर्थ वाले पॉइंट पे कोलाइड किया और फिर बाद में इधर वाले पॉइंट पे है सो कोलाइड, समझ में आ गया? ये हो गया। चलो ये तो हो गया हिमालय के बारे में, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बेसिकली। और हम लोग समझते हैं कि अगर हिमालय का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस पूछा जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो क्या सब होगा, है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय, बताओ। हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या होगा? हिमालय का सिग्निफिकेंस, है ना, भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है? वेदर कंट्रोल करेगा, वेरी नाइस। वेदर मत बोलो, क्लाइमेट बोलो, ठीक है। रिवर्स है, और हाँ हाँ, बॉर्डर्स, हाँ बिल्कुल। प्लेन्स का फॉर्मेशन, देखो कई सारे पॉइंट्स है। जो हिमालयाज है बेसिकली, है ना, सबसे पहले तो देखो कि एक हमारा नेचुरल बैरियर रहा है, ठीक है। नेचुरल बैरियर रहा है हिमालयाज, नेचुरल बैरियर, नेचुरल बैरियर। देखो आपको मालूम है कि जैसे कि सेंट्रल एशिया हो गया, है ना, इधर आप देखो चाइना, तिब्बत, चाइना और उसके ऊपर का जो पार्ट हो गया, है ना, मंगोल्स हो गया, मंगोलिया जो है ऊपर में, ये सभी क्या है, हमेशा से कहीं ना कहीं आप देखो मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ते होगे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते थे, है ना, वहां पे जाकर के कुछ नए एरियाज को कैप्चर किया, इस तरीके से हमेशा करते थे। तो ये जो हिमालय का जो पूरा का पूरा जो बेल्ट रहा है ना, इसने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया इधर, समझ में आ गया, है ना, नेचुरल बैरियर है। क्योंकि अब सपोज कि 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का पीक है, 7 किलोमीटर का पीक है, और वो भी कॉन्टिन्यूस रेंज है पूरा, उस पे सो स्नो लाइन हमेशा स्नो रहता है, तो उसको पार कर पाना बहुत डिफिकल्ट है ना। इस वजह से आप देखोगे कि मोस्टली जो भी इन्वेडर्स आए हैं वो नॉर्थ वेस्ट साइड से, समझ में आ गया। तो सबसे पहला है कि नेचुरल बैरियर के तौर पे काम करता है, और ये इंडिया के टेरिटरी को सिक्योर भी करता है ना, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा, दूसरा पॉइंट है कि इट कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत के जलवायु पे भी हिमालय का काफी ज्यादा असर जो है सो होता है। कैसे? तो जैसे आपने किसी ने बोला कि ये इंडिया के रेनफॉल पैटर्न को है सो कंट्रोल करता है, सही बात है। क्यों? आपको मालूम है कि जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून, जैसे कि अभी हमारा मानसून का समय है ना, इंडिया में मानसून का सीजन है अभी, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स आएगा, है ना, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो आएगा, है ना, उसको क्या करेगा, आपको मालूम है कि हिमालय का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ पे जाकर के बेंड हो जाता है, और आपका जो नागालैंड है, मणिपुर का जो हिस्सा है जिसको पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, वहां पे इसका जो ओरिएंटेशन है नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना। तो ये जितने भी आपके साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है ना, इसको ट्रैप करके आगे की ओर, है ना, ऐसे भेजता है।
समझ में आ गया। तो ये जितने भी रीजन आपको देखोगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जितने भी रीजन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है सो डेवलप हुआ, उसके पीछे हिमालयस का बहुत बड़ा जो है सो रोल है। अगर हिमालयस यहाँ पे नहीं होता, अगर हिमालयस यहाँ पे नहीं होता, तो हो सकता है कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, ये इधर जाने की बजाय इधर क्रॉस कर जाता, तिब्बत में, चाइना में, है ना, उधर वाले साइड में चला जाता। दैट मीन्स कि हिमालयस जो है भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। दूसरा, आपको मालूम है कि ड्यूरिंग विंटर्स जब विंटर्स का जब मौसम होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट है सो साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है ना। तो जो पोलर स्टर्लीज विंड्स है, क्या वो भी साउथ में आएगा? पोलर स्टर्लीज विंड। तो जो पोलर विंड्स जो होगा, है ना, जो कि काफी ठंडा होता है, पोलर विंड्स जो होता है, अगर हिमालयाज नहीं होता, तो ये पोलर विंड्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के, है ना, पेनिनसुला पे, नॉर्दर्न प्लेन्स पे है सो आता, और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है ना। तो हिमालय ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड पोलर विंड्स। समझ गया? अब ब्लैंकेट ऑफ इंडिया, नहीं ऐसा बोलो मत, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज कर सकते थे, बट नो वेयर इट इज रिटन की, है ना। बट हाँ, ये लिखो ऐसे, प्रोटेक्टर फ्रॉम द कोल्ड विंड्स, साइबेरियन कोल्ड विंड्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा सिग्निफिकेंस। तीसरा, हिमालयाज जो है बेसिकली, है ना, इसमें कई तरह के पेरेनियल रिवर्स है। ठीक है, पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, पेरेनियल रिवर्स का मतलब हो गया कि द रिवर्स विच मेंटेन फ्लो थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर उसमें है सो पानी रहेगा, है ना। बारहमासी नदी जिसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स, इसके पीछे का वजह क्या है? तो हिमालयाज में क्या है, कई तरह के ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर्स है। हिमनद जिसको बोलते हैं, है ना, ग्लेशियर्स, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, गंगा जहां से पानी उसका जो है वहां से होगा, हिमनद। ठीक है, तो हमारे हिमालय में ऐसे कई तरह के कई ग्लेशियर्स हैं, जिसके वजह से, इसके मेल्ट होने की वजह से, इसके पिघलने की वजह से, मेल्ट होने की वजह से, जो भी रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स है, उसमें आपको राउंड द ईयर है सो वाटर अवेलेबल रहेगा। जैसे कि आप गंगा नदी को देखो, है ना, क्या गंगा नदी कभी एकदम से ड्राई दिखता है क्या? बिल्कुल ही सूख गया, है ना। कितना भी जो है विंटर देखो, कुछ भी समर, पानी रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी क्या है, मानसून का सीजन आने वाला है, तो आपको मालूम है कि गंगा जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, दिस इज द गंगा, गंगा रिवर, और गंगा नदी के कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना है, यमुना का ट्रिब्यूटरी देखो, चंबल है ना, सिंध है, ऐसे कई सारे जो है आपको नदी यहाँ पे दिखाई जाएगा, सोन है। तो क्या होगा कि जब पूरे भारत पे जब बारिश जो होगा, अभी जो मानसून सीजन में जून के बाद में, तो ये सभी क्या करेगा, सभी पानी इकट्ठा करके सबको गंगा में है सो प्रवाहित किया जाएगा, जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं। इस वजह से गंगा में आपको पानी बहुत ज्यादा है सो इनॉर्मस है सो बढ़ जाएगा। और प्लस हिमालयन फुटहिल्स में तो वैसे भी बारिश होगा, तो उसका भी पानी जो है सो आपको सबसे ज्यादा गंगा नदी में आ जाएगा, तो बाढ़ का जो है सो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हिमालयाज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, वाटर सिक्योरिटी। अभी देखो, अभी मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो क्राइसिस है, दैट इज ऑफ वाटर क्राइसिस, है ना। वाटर क्राइसिस क्यों? वाटर क्राइसिस के पीछे एक बहुत सारे रीजन है। एक तो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो रेनफॉल का जो पैटर्न होता था, अब उतना बारिश होता नहीं है। बारिश होता भी है तो कम ही पीरियड में बहुत ज्यादा बारिश हो गया, तो उससे क्या होता है कि सरफेस रन ऑफ हो जाता है। पानी को अगर कहीं पे अगर होल्ड करेगा, तब तो वो पानी नीचे जो है ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करेगा। एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हुआ, सब ड्रेन के थ्रू होते होते नदी में पहुंचा, नदी से सीधा पहुंच गया समुद्र में। तो ये सब फैक्टर्स जो है, और भी एक तो पॉपुलेशन का डेंसिटी सब जगह इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। तो वाटर क्राइसिस का, जैसे अभी दिल्ली में देखो ना, हर दिन आप न्यूज में पढ़ते होगे, है ना, कि टैंकर में पानी लेकर के जो है लोग वहां पे आते हैं, फिर वो बकेट में भर के घर को लेकर के जाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन है। तो अगर हिमालय नहीं होता, तो सोचो कि कितना ज्यादा जल संकट होता हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो हिमालयाज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, है ना, वाटर सिक्योरिटी भी फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालयाज जो है ना, हिमालयाज जो है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी या विविधता, है ना, यानी कि आप देखिए
हिमालयाज में आपको हर तरह का जो है सो आपको ना वहाँ पे इकोसिस्टम पाया जाएगा। क्यों? जैसे कि सबसे नीचे देखो, जो प्लेन एरियाज है ना, प्लेन एरियाज है, यहाँ पे आपको डेसिडुअस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप इसके ऊपर बढ़ोगे, है ना, ऊपर बढ़ोगे तो क्या होगा, जो ट्रीज हैं उसका जो नेचर है वो भी चेंज होता जाएगा। सबसे ऊपर में जाओगे और ऊपर में हाइट पे जाओगे तो टैगा क्लाइमेट आ जाएगा, टुंड्रा क्लाइमेट आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही स्नो जो है स्नो लेड होगा यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब है कि हिमालयस में, है ना, जैसे कि हम लोग क्लाइमेट का जब क्लास पढ़ रहे थे वहां पे हमने क्या देखा था कि इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते हो, है ना, तो क्लाइमेट भी बदलता जाता है। उसी तरीके से जब आप किसी माउंटेन्स के बेस से और टॉप पे जाओगे तो वहां पे भी आपको क्लाइमेट है तो देखने चेंज होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो सेम हिमालय के साथ भी ये सिचुएशन है। इसके वजह से कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है आपको हिमालय के पूरे थ्रू आउट जो है देखने को मिलेगा। तो हिमालय हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट जो है सो रोल प्ले करता है ना, हिमालयन इकोसिस्टम ये हो गया। ठीक है। प्लस हिमालयाज जो है ना, हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बताओ कैसे? एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है ना, तो हिमालयन रिवर्स जो कि आप देखिए तो काफी हाइट से, है ना, ऊपर से फ्लो करके आते रहता है। उसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है। इस वजह से हिमालयन रिवर्स पे आप कई तरह के, है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप लगा सकते हैं, है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। दैट मीन्स के हिमालयस आर ऑल्सो, है ना, इंपॉर्टेंट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, है ना, यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत है, उसका कोई काउंटिंग हो रहा है, बहुत है ना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमालय में, हालांकि आप देखो इसके वजह से क्या है कि कई तरह के इकोलॉजिकल डिजास्टर्स भी हो रहे हैं। जैसे कि आए दिन उत्तराखंड में जो है सो लैंडस्लाइड हो जाएगा, कहीं पे टनल जो है कोलैप्स कर जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का जो निर्माण कर रहे हैं इन सारे रीजन में, उसके वजह से आप वहां पे कई तरह के जो है एक्सप्लोजन करते हैं, डायनामाइट लगाते हैं, है ना। उसके वजह से क्या होगा कि जो हिमालयंस जो हिल्स हैं, जो माउंटेन्स हैं वहाँ के, वो थोड़े से जियोलॉजिकली वीक हो जाते हैं। और उसके वजह से अगर सपोज से कभी हल्का सा ट्रेमर आ गया, है ना, क्योंकि ये तो टेक्टोनिक एक्टिव बेल्ट है पूरा का पूरा, तो उसके वजह से कोलैप्स कर जाता है। या फिर अगर ज्यादा बारिश हो गया, है ना, बारिश हो गया तो लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, आपके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हिमालय इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉटेशन होने की वजह से हिमालयन जो इकोसिस्टम है उसको हमने डैमेज किया है। हिमालय का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हमने वीक किया है। और इसके वजह से आए दिन आपको ऐसा डिजास्टर यहाँ को देखने को मिलता है ना। तो ये एक अलग बात हो गया, है ना। नेक्स्ट, जो हिमालयाज है बेसिकली, आप देखो इसमें आपको कई तरह के हिल स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द टूरिज्म परस्पेक्टिव, है ना, टूरिज्म इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टूरिज्म इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शिवालिक्स के जो भी जो लेशर बेसिकली जो आउटर हिमालयस हैं, उस पे आप देखो तो उस पे कई तरह के हिल स्टेशन जो है सो बना हुआ है। तो वहाँ पे जो है लोग जो है फॉर द रिजुवनेशन, फॉर द टूरिज्म पर्पसेस वहाँ पे विजिट करते हैं। और इसके वजह से एक टूरिस्ट इकोनॉमी जो है सो पूरा का पूरा जो भी स्टेट है ना, जितने भी हिमालयन स्टेट्स है, वहाँ पे टूरिज्म इकोनॉमी है सो फ्लोरिश करता है। और उसके वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का जो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी राइज करता है ना। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या होता है? जैसे कि ठीक, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो जाएगा, है ना, सभी सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। इंडिया के इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, कौन से सेक्टर का जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? टर्शियरी सेक्टर का, है ना, टर्शियरी सेक्टर का। ठीक। हाँ, क्या हो गया? कैसे? तो अच्छा, टर्सरी रिपीट किया। देखो बेसिकली किसी भी कंट्री का, है ना, जो ग्रोथ मॉडल होता है उसमें शुरुआत में देखोगे तो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। और सबसे लास्ट में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इंडिया के साथ थोड़ा सा उल्टा हो गया हिसाब किताब। इंडिया है सब प्राइमरी से टर्सरी में जंप कर गया। ऐसा क्यों हुआ?
एलपीजी के कारण। हाँ, तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर जो है बेसिकली इंडस्ट्रीज जो है ना, उसको हमने अच्छे से प्लान नहीं किया, है ना। और इस वजह से आज के समय आप देखिए तो सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट जो शेयर है हमारे इकोनॉमी में, दैट इज वे लेस देन योर टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ सर्विसेज आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, है ना, होटल्स आ जाएंगे, जो भी है, जो भी आप सर्विस देखते हो सभी उसमें आ जाएगा। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो कर गया? आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है जब ग्रो कर रहा था आईटी सेक्टर, तो इंडिया में कई तरह के मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, उन्होंने बीपीओ ऑफिसेस स्टार्ट किया। आपको एक समय याद होगा कि बहुत लोग कॉल सेंटर में काम करने के लिए जाते थे, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, सब जगह पे। अब वो चीज खत्म हुई है, क्योंकि अब जो है जब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा है, तो अब कहीं ना कहीं वर्क जो है सो और ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया। लेकिन एक समय था जब कॉल सेंटर्स जैसे जो बिजनेस प्रोसेसिंग और यूनिट्स होते थे, वहां पे आप इंडिया में क्या था कि चीप लेबर प्रोवाइड करता है ना, चीप लेबर। जैसे कि अगर सेम काम अगर कोई अमेरिकन करेगा, तो हो सकता है कि आपसे महीने का $10,000 वो मांग ले, डिमांड कर ले। लेकिन वही काम अगर एशियन कंट्रीज में इंडिया के लोग, चाइना के लोग, इंडोनेशिया के लोग अगर अगर उनसे करवाया जाएगा, तो हो सकता है ढाई ढाई हजार डॉलर का खर्चा सिर्फ उनको आएगा, है ना। इस वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज में बहुत ऐसे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उन्होंने अपने आईटी ऑफिस को स्टेब्लिश किया। और ये एक एक फेज था जिसके वजह से इंडिया में जो है आईटी बेस्ड सर्विसेज जो है ना, वो काफी ग्रो कर गया, है ना। दूसरा, आप देखिए कि एलपीजी रिफॉर्म्स की जब आप बात करते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके वजह से भी क्या हुआ कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज जो है अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज, वो भी इंडिया में आकर के इन्वेस्ट किए, है ना। तो इसके वजह से भी आपका जो सर्विसेज सेक्टर है वो सभी ग्रो कर गया, है ना। तो वो एक इकोनॉमी का एक अलग क्लास कभी अगर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बट ठीक है, इतना समझ। ये हो गया हिमालयस के बारे में हमने पढ़ा। हाँ, तीसरा एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा था कि जो हम लोग क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, क्लाइमेट के बारे में, तो वहां पे तो मैंने आपको रेनफॉल के बारे में बताया, है ना, कि मानसून को कैसे जो है साउथ वेस्ट विंड्स को जो है टुवर्ड्स नॉर्थ जो है सो गाइड करता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज, ये जेट स्ट्रीम्स को जो है गाइड करता है। जेट स्ट्रीम्स, है ना, कौन सा आपको याद है? जेट स्ट्रीम्स मैंने बताया था कितने तरह के जेट स्ट्रीम्स होते हैं, जो क्लाइमेटोलॉजी क्लास याद करो। हाँ हाँ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि आ, ये सभी आपको जो है, देखो इंडियन ज्योग्राफी में यही चीज है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ना आपको एक साथ लेके चलना होगा, है ना। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ोगे, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। इंडियन ज्योग्राफी में क्या होगा कि सब कुछ आपस में मिक्स रहेगा, है ना, क्लाइमेट भी आ जाएगा, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का भी पार्ट आ जाएगा, है ना, सब उसमें। तो देखो, जो हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम जो है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपर एटमोस्फेयर में बेसिकली जो है सो वेरी हाई स्पीड विंड्स होते हैं, वेरी हाई स्पीड विंड्स होते हैं, स्पीड विंड्स होते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, किस तरह का विंड होता है? जियोस्ट्रॉपिक विंड, कितना को याद है? बताए थे कि नहीं? जियोस्ट्रॉपिक विंड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब आपका पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट जब साउथवर्ड शिफ्ट करता है, पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट जब साउथवर्ड शिफ्ट करता है, तो आपका जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज, हिमालयाज के ऊपर से ये जेट स्ट्रीम जो है सो, है ना, ऐसे क्रॉस करता है। हिमालयाज के ऊपर से जेट स्ट्रीम ऐसे क्रॉस करता है, तो इसके वजह से इसका दो पार्ट है सो बाइफरकेट होता है। समझ में आ गया? और ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जो जेट स्ट्रीम है ड्यूरिंग विंटर्स, ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स जो है जेट स्ट्रीम, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इंडिया के बिल्कुल मिडिल वाले पार्ट से जो है उसको फ्लो करता है, और हिमालय उसको बाइफरकेट भी करता है। लेकिन जब समर्स, जैसे कि अभी मानसून सीजन में आ जाएगा, तो ये जो जेट स्ट्रीम है टुवर्ड्स नॉर्थ शिफ्ट कर जाता है, टुवर्ड्स नॉर्थ शिफ्ट करता है। और इसके वजह से जो मानसून विंड्स है उसको भी आगे की ओर बढ़ने के लिए जो है सो ड्रैग क्रिएट करता है। प्लस आपको मालूम है कि हिमालयाज के नॉर्थ में, है ना, हालांकि ये सब चीज हम आपको मानसून में फिर से बताएंगे डिटेल में, बट क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक आइडिया है उसको आप समझो। हिमालयाज के नॉर्थ में क्या है? तिब्बतन प्लेटू,
है ना, तिब्बत प्लेट्यू है, ठीक है। तो तिब्बत प्लेट्यू का जो एलिवेशन होने की वजह से क्या होता है, ये भी ज्यादा गर्म होता है, और इसके गर्म होने की वजह से अपर एयर सर्कुलेशन होता है, और वहां पर भी एक जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है, जो कि है ना, जो कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, और वो हमारे मानसून विंड्स को जो है और भी स्ट्रेंथन करता है ना। ये सब चीज हम लोग मानसून में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप समझो कि हिमालयाज जो है, हिमालयाज ये हमारे जेट स्ट्रीम के फ्लू को भी है सो कंट्रोल करता है, और उसके वजह से हमारे इंडिया का जो मानसून क्लाइमेट है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। बस इतना पॉइंट अभी आप समझ के रखो, ठीक है। चलो, ये हो गया। हिमालयाज मतलब हिमालयाज डायरेक्टली तो नहीं है, बट इसके अरावली रेंज जो है सो ज्यादा ही है यहाँ, है ना। दिस इज द अरावली रेंज हियर। किसमें? नहीं, उसका ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तिब्बत वाले रीजन में। देखो ना, ये रहा कैलाश पर्वत, तिब्बत में। वाटर सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास है सो राउंड द ईयर वाटर अवेलेबल रहे, है ना। राउंड द ईयर वाटर अवेलेबल रहने के लिए आपके पास ग्लेशियर्स होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बस 3 महीने जब बारिश होगा तभी हमें पानी मिले नदी में, जो कि अधिकतर पेनिनसुलर रिवर्स में होता है ना। जैसे कि आप साउथ बिहार का देखो, जब हम लोग बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे बिहार है, तो जब आप साउथ बिहार का रिवर्स के बारे में पढ़ोगे, साउथ बिहार के रिवर्स के बारे में, तो ये क्या होता है, समर्स में ड्राई रहते हैं, मतलब मानसून में बारिश में जब होगा, आपको मालूम है, तो उसमें पानी स्तर मिलेगा। जैसे ही मानसून सीजन खत्म हुआ, विंटर सीजन, है ना, फिर उधर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आते आते बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना। तो क्या वैसे रीजन में आप कह सकते हो कि ड्रॉट है तो ज्यादा होगा, सुखाड़ की समस्या ज्यादा होगी। तो साउथ बिहार में यही समस्या है। नॉर्थ बिहार क्या है, बाढ़ से ग्रसित है ना। अभी क्या होगा देखो, 3 से 4 महीना बाढ़ का ही रोना है सो चलता रहेगा, है ना, कि उधर बाढ़ कोसी में बहुत जलस्तर बढ़ गया, इधर गंडक में पानी बढ़ गया, है ना। यही हर दिन यही न्यूज पढ़ोगे कि यहाँ पे बांध टूट गया, इतने लोग बह गए, इतने लोग का घर डूब गया, यही पढ़ोगे, नॉर्थ बिहार का न्यूज रहेगा। साउथ बिहार में क्या न्यूज चल।
समस्या है यार जीवन में। अभी तो आगे, अच्छा ये माइक से आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। जिसका माइक वो खराब है ना उसको हटा ही दो, ठीक है। अभी आ रहा है आवाज? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, हाँ, अरावलीज के बारे में। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, कहीं पे भी बारिश कितने टाइप से हो सकता है? तीन तरीके से। कौन से तरीके होते हैं? देखो रेनफॉल जो है तो तीन तरीके से हो सकता है। तीन तरीके से रेनफॉल होगा, ठीक है। एक होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक मतलब कि पर्वतीय वर्षा जिसको बोलेंगे, है ना, पर्वतीय, ठीक है, पर्वत के वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलेंगे। दूसरा कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल मतलब कि संवहन, संवहन के वजह से। और तीसरा हो जाएगा चक्रवाती, नहीं उसमें भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, आप उसको बोलो फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल। जब कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, है ना, ये सब का जो फॉर्मेशन होता है तो वहां पे आपको ऐसो फ्रंट्स के वजह से ऐसो बारिश होता है ना। फ्रंट का फॉर्मेशन जो है हमने आपको पढ़ाया था क्लाइमेटोलॉजी वाले क्लास में कि कैसे कोल्ड फ्रंट्स बनते हैं, वार्म फ्रंट्स बनते हैं, है ना। तो ये तीन तरीके से रेनफॉल है सो पॉसिबल है। ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है कि सपोज, है ना, एक पहाड़ ऐसा कहीं पे है ना, और अगर कोई विंड, है ना, कोई विंड है, कोई पवन है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट कहाँ से आएगा? तो सपोज कि किसी ओशन के सरफेस से वो फ्लो करके जाएगा, है ना, या फिर कोई वाटर बॉडीज है, रिवर्स के, अगर कुछ बड़े रिवर्स हैं उसके ऊपर भी अगर विंड फ्लो करेगा तो मॉइस्चर वहां से कैरी कर लेगा। तो अगर ये विंड किसी माउंटेन के पास में पहुंच गया, है ना, मॉइस्चर, मॉइस्चर अगर विंड्स में है तो क्या होगा? अब ये राइज करेगा, अब ये राइज करेगा। आपको मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जब आप हाइट पे जाते हो तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तापमान में गिरावट होता है। तो अब ये क्या करेगा? यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, है ना। इसके वजह से यहाँ पे बारिश होगा, इसके वजह से यहाँ पे बारिश होगा, समझ में आ गया? लेकिन अब ये विंड अगर दूसरी साइड में जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा, तो क्या इस विंड के पास पहले जैसा मॉइस्चर बचा क्या? नहीं बचेगा। जाहिर सा बात है कि इधर रेनफॉल करा दिया, इधर ज्यादा वर्षा हो गया, तो इधर जो है सो ड्राई विंड्स है सो जाएगा, है ना, ड्राई विंड्स, ठीक है। इधर है सो ड्राई विंड्स होगा, ड्राई विंड्स, ठीक है, ड्राई विंड्स। इसके वजह से क्या होता है, और जैसे से हवा नीचे की तरफ उतरेगा, हवा जब नीचे की तरफ उतरेगा तो ये और है सो, है ना, कॉम्प्रेस हो जाता है ना, दब जाता है। इस चीज को समझो कि जब हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो एक्सपैंड करता है ना, उसका फैलाव होता है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर का प्रेशर है सो कम है। सपोज कि कोई भी चीज कम प्रेशर वाले एरिया में चला जाएगा तो जाहिर सा बात है कि उसके ऊपर ऐसा कम फोर्स लग रहा होगा तो वो फैल जाएगा। सपोज कि कोई चीज है सो हाई प्रेशर एरिया में चला जाएगा तो उसके ऊपर ऐसा दबाव बढ़ेगा, उसमें संकुचन हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। और कोई भी चीज में कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी होगा कि जब विंड जब ऊपर हाइट से, ऊपर वाले हाइट से नीचे वैली के पास में पहुंचता है तो क्या होता है कि ऊपर का प्रेशर है सो लो प्रेशर है, जाहिर सा बात है। नीचे का प्रेशर है सो हाई प्रेशर होता है। तो ये जो विंड है नीचे आने के बाद क्या है, कंप्रेस हो जाता है और वार्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया इसके, ये आपको बताएंगे पीछे लेकिन ये चीज समझ में आया कि नहीं कि पर्वतीय वर्षा के लिए, ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए विंड्स का जो है सो टकराना जरूरी है पर्वत से, है ना। अब देखो वापस इधर आओ। अरावली श्रेणी का जो है, अरावली रेंज है, इसका ओरिएंटेशन कैसे है? तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। समझ में आ गया? मॉनसून विंड्स का डायरेक्शन कैसा है? साउथ वेस्ट है। तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया? पैरेलल हुआ कि नहीं? तो जब पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो क्या यहाँ पे, सॉरी, तो क्या यहाँ पे रेनफॉल जो है सो इस वाले रीजन में होगा क्या? इधर तो नहीं होगा।
इधर तो रेनफॉल नहीं होगा। अच्छा, ये इधर वाले रीजन में रेनफॉल तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब रेनफॉल इधर नहीं होगा ओवर द ईयर, तो क्या यहाँ पे डिजर्ट कंडीशंस फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं, है ना, डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसका मेन रीजन है कि जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा, आपको ये भी पॉइंट्स नोटिस करना है कि डेजर्ट्स जो है ना, वैसे रीजन्स में भी फॉर्मेशन होते हैं जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो, ऊपर से जो है नीचे हवा का है सो, है ना, डाउन सिंकिंग हो, हवा का, हवा सिंक करे, तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन मेन जो है आप देखिए, अरावलीज की वजह से जो हमारा मानसून विंड्स है ये इधर क्रॉस नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो कम होगा, है ना, काफी कम होगा। लेकिन सपोज कि अगर यहाँ पे, अगर अरावली ऐसे ना हो करके, अगर अरावली कुछ ऐसा होता तो डेजर्ट हो सकता है कि इधर वाले रीजन में फॉर्मेशन हो जाता, इधर वाले रीजन में फॉर्मेशन होता, है ना, ये डेजर्ट यहाँ पे नहीं रहता इधर। अच्छा, ये वाला पार्ट बोल रहे हैं ना, इसको अभी छोड़ो ना, बस इसको हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख रहे हैं कि अगर अरावली डेज का ओरिएंटेशन ऐसे ऐसे नहीं हो करके अगर इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, तो इस वाले रीजन में जहाँ पे अभी डेजर्ट है वहां पे डेजर्ट नहीं होता। मेरा पॉइंट वो है, समझ में आ गया। चलो एक चीज और देखो कि जब हम लोग अभी वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसके बारे में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ो, है ना, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ो कि वेस्टर्न घाट्स बेसिकली कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आपके थ्रू आउट जो भी गुजरात से लेकर के केरल के बीच में जो भी स्टेट्स आएंगे उसमें वेस्टर्न घाट्स है, इंक्लूडिंग तमिलनाडु ऑल्सो, तमिलनाडु ऑल्सो। देखो इस चीज को समझो, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ठीक, गुजरात से लेते हुए स्टार्ट होते हुए नीचे तक जो है ना, इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स का आपका है सो ओरिएंटेशन, है ना, वेस्टर्न घाट्स का, पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं। अब ये जो पश्चिमी घाट है, ये देखो कि क्या इधर से जो विंड्स आएगा ओशन की तरफ से जो आएगा, क्या इसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, है ना, भारी मात्रा में है तो इसमें ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर होगा। अब ये सीधा जाकर कहाँ पे टकरा रहा है, वेस्टर्न घाट से टकरा रहा है, वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से टकराएगा। तो आपको मालूम है कि वेस्टर्न घाट और उसके पश्चिमी साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा। अभी जैसे चले जाना गोवा कोस्ट में, मुंबई में, इधर कोस्टल रीजन में, मैंगलोर में, है ना, घूम के आओ अभी मौसम, है ना, मतलब 2-4 दिन में उब के चले जाओगे, कह रहे यार इतना भी बारिश होता है क्या, है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है, एक तो मानसून का सीजन है, मानसून विंड्स जो है सो फ्लो कर रहा है, अब प्लस वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, उसके वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे। तो अब जब इस रीजन में रेनफॉल सबसे ज्यादा है, बारिश सबसे ज्यादा हो रही है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो है सो फॉरेस्ट, वेजिटेशन ये सब काफी ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे किस तरीके का फॉरेस्ट है सो डेवलप हुआ है, एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हो गया है ना। यानी कि वेस्टर्न घाट्स, अगर आप वेस्टर्न घाट्स को कुछ इस तरीके से देखो, तो वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, तो वेस्टर्न वाले साइड में आपको जो रेन और जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, समझ में आ गया। सो हियर देयर इज द एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। लेकिन ये जो विंड्स जो वापस क्रॉस करके इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, क्या इसके पास उतना ज्यादा मॉइस्चर होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रेन सैडो एरिया, रेन सैडो, वृष्टि छाया क्षेत्र, है ना, रेन सैडो एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेन सैडो एरिया, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ पे क्या होगा, बारिश कम होगा, बारिश कम होगा तो जाहिर सा बात है कि वेजिटेशन भी स्पार्स होगा, वेजिटेशन जो है वहां पे बहुत ज्यादा, इस तरीके से इधर जितना ज्यादा वेजिटेशन है उधर उतना नहीं होगा, है ना। दूसरा, यहाँ पे आप देखो तो आप कह सकते हो कि ये वाटर डेफिसिट रीजन है, वाटर डेफिसिट रीजन है, वाटर डेफिसिट रीजन है, वाटर डेफिसिट रीजन का मतलब कि पानी की जो है उपलब्धता, वहां पे जल की उपलब्धता जो है सो कम है इस वाले रीजन में। इसीलिए देखो
कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाना या फिर फार्मर्स का जो डिस्ट्रेस है ना, किसानों का जो डिस्ट्रेस लेवल है वो ज्यादा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप देखोगे फार्म सुसाइड्स जो है अक्सर आप न्यूज में पहले भी, अब तो खैर थोड़ा कम है, पहले आपको ये चीजें ज्यादा सुनने को मिलता था कि महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र वाले रीजन में बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उन्होंने कल्टीवेशन किया और बारिश वैसे भी कम होता है और उतना ज्यादा उनके पास है सो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, क्रॉप है सो फेल कर गया। अब जब फार्मर्स का पूरा खेती नुकसान हो जाएगा और वो पता है कि लोन लेकर के कई तरह के क्रेडिट्स लेकर के खेती करता है, और फार्मर्स बेसिकली अब तो खैर जब से मोदी जी आए हैं, है ना, एक अच्छा काम जो भारत में हुआ है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत ज्यादा पुश है सो दिया गया है, जो कि पिछले जब से भारत आजाद हुआ उतना ज्यादा नहीं दिया गया था। जैसे कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है ना, उसका प्रभाव जो है सो अभी तो देखने को मिल ही रहा है, बट आने वाले 50 साल में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा व्यापक होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है हर एक व्यक्ति को जो है सो बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया, है ना, अकाउंट से जोड़ दिया। अब जो भी स्कीम है ना, फार्मर्स के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, ओल्ड एज लोगों के लिए हो, जो भी पैसा जो भी आएगा सीधे उनके अकाउंट में आएगा। पहले क्या होता था कि बिचौलिए होते थे, मिडिल मैन, आप ही का पैसा आपको मिलने के लिए आप ही से बोलेगा कि जैसे अगर किसी को 10,000 रुपया अगर स्कॉलरशिप मिलने वाला है, आप जाओगे वहां से उनके पास लेने के लिए तो बोला अरे बहुत पैसा मिल रहा है, 5,000 लाइए पहले, है ना, 5,000 आप उसको दोगे, तब आपका साइन करेगा, फाइल आगे बढ़ाएगा, फिर आपको पैसा मिलेगा। तो पहले यही होता था कि जो मिडिल मैन होते थे, बिचौलिए जो लोग होते थे, वही आपका पैसा खा जाए। तो जो बेनिफिशियरी होता था उसके पास पैसा पहुंचता ही नहीं था। तो सेम वही फार्मर्स के साथ भी इशू था, है ना। प्लस हालांकि अभी फार्म इशूज और बाकी सारी चीजें अभी तो जो है आपको इलेक्शन के पहले भी देखने को मिल रहा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी होता है, कुछ रीजनेबल भी चीजें होती हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने फार्मर्स के लिए काम किया है। सबसे पहले उनको है सो बैंक अकाउंट से लिंक किया, है ना, पीएम किसान योजना, इस तरीके से जो है जो मनी लेंडर्स पे जो उनका डिपेंडेंसी होता था, है ना, गांव के जो महाजन लोग होते हैं, है ना, उनसे कभी लोन अगर कोई लेगा तो लोन चुकाते ही रह जाता है ना, उसका जो मूलधन है वो दे ही नहीं पाता है, उसका इंटरेस्ट ही देते रह जाता है, इतना हाई इंटरेस्ट पे वो लोग लोन देते हैं। तो इन सब वजह से जो है यहाँ पे फार्मर्स का जो स्ट्रेस काफी ज्यादा जो है सो होता था। लेकिन अब चूंकि इकोनॉमी भी ग्रो किया, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको प्रमोट किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो है सो फार्म स्ट्रेस थोड़ा सा कम है। और गवर्नमेंट का जो है आपको मालूम है कि डबलिंग द फार्म इनकम्स जो है वो भी एक गोल रहा है ना, उस पर भी काफी काम किया गया है। तो सबका जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना। तो कहने का मतलब है कि आपका जो जो ज्योग्राफिकल जो फीचर जैसे कि वेस्टर्न घाट्स का है, आप देखिए कि उसका प्रभाव कैसे जो है रीजनल इकोनॉमी पे पड़ेगा, वाटर अवेलेबिलिटी पे पड़ेगा, है ना। तो सभी आपस में से इंटरकनेक्टेड है। इंडियन ज्योग्राफी का अगर सवाल कभी भी आएगा ना तो आइसोलेटेड सवाल नहीं आएगा, उसमें आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना होगा इंटरलिंक करके। इसी वजह से इंडिया का जो फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसको समझना है सो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि अगर इसका सॉल्यूशन देना हो कि बताओ कि फार्म डिस्ट्रेस साउथ इंडिया का अगर कम करना है तो हम लोग क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या हम लोग एक वाटर रेसिस्टेंट क्रॉप्स का डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं। उस पर है सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D, वो बढ़ाना चाहिए। यानी कि आप ऐसे क्रॉप्स को डेवलप करो ना जिसको मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट ही कम हो, है ना, ऐसे क्रॉप्स को। तो ये सभी सॉल्यूशंस में आप ऐसे कुछ लिख सकते हो। क्या बोल रहे हो, टीसी? नहीं, हाँ, वो सब जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना, ऐसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना जिनका वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, है ना, वाटर रिक्वायरमेंट कम, वाटर रिक्वायरमेंट है सो कम हो, है ना। जैसे कि जौ, बाजरा, है ना, तीसी बोल रहे हो, है ना, इस तरह से जो भी है, मिलेट्स उसको बेसिकली बोलते हैं, मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स। अभी देखो हमको याद है बचपन में हम लोग जैसे कभी ननिहाल जाते थे, गाँव जाते थे, तो वहाँ पे घर पे, है ना, बाजरे का और ये मिलेट्स का ना, ये सबका जो है सो रोटी वोटी बनता था, है ना। प्लस जो गांव में जो लोग खेत में काम करने जाते थे, सब लोग मजदूर लोग हो गए, घर के लोग हो गए, सब लोग तो एक ही साथ काम करते थे।
तो ये लोग उस तरीके का जो रोटी है ना उसको लेकर के अपने खाने में टिफिन उफिन में लेकर के जाते थे। अब आया हम लोग थोड़ा सा भौतिकवाद की तरफ ज्यादा गए, है ना, ओट्स खाने लगे, ओट्स नहीं, मतलब कि गेहूं का जो है आटा उस पे ज्यादा आ गए, है ना, व्हाइट फ्लोर पे आ गए, है ना। तो उसके बाद देखो कि दुनिया भर का जो है बीमारी लोगों में होने लगा, है ना, डायबिटीज हो जाएगा, है ना, बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी का किडनी फेल हो जाएगा, है ना। अब क्या है, फिर से बुद्धि खुला सभी लोगों का कि नहीं नहीं, बैक टू मिलेट्स चलते हैं, बैक टू मिलेट्स, बैक टू मिलेट्स, है ना। हाँ, लगता था अरे इसके पास कुछ है नहीं खाने के लिए, अब इस वजह से मिलेट्स खा रहा है। अब देखोगे कि जो बड़े अमीर लोग हैं, है ना, उनके घर में क्या होता है कि मिलेट्स, अब क्या करेगा, आटा जो रहेगा ना, इनका जो व्हीट फ्लोर रहेगा उसमें मिलेट्स के कई फ्लोर्स को मिक्स करके वो लोग खाते हैं, समझ में आ गया। अब उनके लिए ये जो है सो मतलब हेल्थ कॉन्शियसनेस वाला एंगल दिखाने लगा, अरे भाई बेवकूफ लोग, पहले से आदमी जो खाता था उसको तुमने डिसरप्ट कर दिया, है ना। अब जब उसका हार्म जब तुम्हें पता चलने लगा तब वापस जो है इसमें जा रहा। हाँ उसके जाते शैम्पू यूज करने लगे, है ना। ठीक है। दूसरा ये है ना कि पहले बोलते थे कि आपके टूथपेस्ट में नमक रहेगा तो हार्मफुल हो जाएगा, अब वापस नमक पे, अब वापस से चारकोल पे आ रहे हैं, है ना। तो अरे वो सब मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है ना। तो ये चीज समझो, मिलेट्स, मिलेट्स को आपको मालूम है कि पिछले साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया था यूएन के द्वारा, है ना। प्लस इंडियन गवर्नमेंट भी मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत तरह के स्कीम्स को है सो लॉन्च कर रही है। मिलेट्स को क्या नाम दिए, मोदी जी ने क्या नाम दिया है, श्री अन्न, श्री अन्न। मोदी जी का जो है सो सबसे बढ़िया बात है कि नामकरण बहुत अच्छा करता है ना, श्री अन्न। जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे ना, तो सबसे ज्यादा परेशान पता है किस चीज से रहते थे, हर सप्ताह में एक नया स्कीम लॉन्च होता था, ठीक है। और वो स्कीम का नाम जो है पहले हिंदी वर्ड रहता था, फिर उसमें लगता था कि इसको जानबूझ करके मिलाया गया है, इंग्लिश में इसका वर्ड्स बनाया गया है ना। हर दिन का सर दर्द, हम लोग इससे मतलब मजाक भी करते थे कि अरे यार मोदी जी चाहते हैं कि हम लोग बस यही पढ़ते रहें। 2014 के बाद से देखोगे जितने भी स्कीम्स का, हालांकि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, स्कीम्स जो है हमेशा वेलफेयर के लिए ही लाया जाता है, लेकिन उसका इनोवेशन देखोगे ना तो पहले हिंदी वर्ड्स को सोचा जाता है, फिर उसके फिर उसको है सो इंग्लिश में उसको है सो ये किया जाएगा और एक स्कीम को है सो लॉन्च किया जाएगा, है ना। ठीक है। तो ये जो है मिलेट्स जो है बेसिकली मिलेट्स, है ना, मिलेट्स ये ड्राई लैंड फार्मिंग का है सो चीज है ना। तो ड्राई लैंड फार्मिंग कहाँ कहाँ पे होगा, तो सिर्फ राजस्थान नहीं, इंडिया का जो मोस्ट जो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू जो रीजन है ये सारा का सारा ड्राई रीजन है। अगर आप बिहार की बात करो तो साउथ बिहार, है ना, नीचे झारखंड, ये सब ड्राई रीजन ही है। तो यहाँ पे आपको मिलेट्स को है सो अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके कल्टीवेशन को है सो बढ़ाना पड़ेगा। और मिलेट्स की वजह से क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी जो है ना इंडिया में, वो भी इम्प्रूव होगा। प्लस आपको मालूम है कि एक कॉन्सेप्ट होता है हिडन हंगर का कॉन्सेप्ट, क्या होता है, व्हाट इज हिडन हंगर, चलो बताओ व्हाट इज हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है, मतलब कि पता नहीं चले भूख लगा हुआ है, नहीं नहीं, देखो, हाँ, देखो हिडन हंगर का मतलब एक तो है कि हंगर, हंगर हंगर मतलब कि भूख है, आपको खाने के लिए ही नहीं मिले, है ना, तो वो तो बिल्कुल है सो पॉवर्टी वाला हिसाब किताब में चला जाएगा हंगर। एक होता है हिडन हंगर, हिडन हंगर का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, है ना, ये सब जो रफेज, जो भी वाइटल न्यूट्रिशन आपको चाहिए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी, है ना, अगर वो आपको नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आपको नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द हिडन हंगर, है ना, हिडन हंगर। हिडन हंगर की वजह से क्या होगा आप देखो, है ना, तो चाइल्ड स्टंटिंग होगा, चाइल्ड स्टंटिंग होगा, चाइल्ड वेस्टिंग होगा, चाइल्ड वेस्टिंग होगा, है ना। प्लस कई तरह के जो न्यूट्रिशन के जो डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, मिनरल्स के डेफिशिएंसी की वजह से, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस होंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस,
ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं हिडन हंगर, यानी कि हमारा जो हम जो खाना खा रहे हैं क्या उसमें हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से न्यूट्रिशन का है, क्या उतना न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है देन वी कैन से दैट कि वी आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। समझ में आ गया। तो जो मिलेट्स है ना, मिलेट्स मिलेट्स जो है इसमें बहुत तरह के मिनरल्स है ना, बहुत तरह के जो है आपको न्यूट्रिशन है सो प्रेजेंट होता है। तो millets are also seen as a substitute to tackle the problem of hidden hunger, है ना। अब यहाँ पे देखो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, ये दो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है बताओ। ग्रोथ मतलब किसमें। हाँ, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब कि हाइट जो है सो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, हाइट है सो लो रह जाएगा। बच्चे का जो उसका उम्र के हिसाब से जो हाइट होना चाहिए, अगर वो हाइट नहीं है उसको हम लोग चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, बच्चे का जो वेट है वो है सो उसके हाइट के हिसाब से कम रहे, वेट कम रहे। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में अगर आप देखोगे है ना, तो आपको डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से है सो देखने को मिलता है। ठीक है। लो वेट फॉर हाइट, बिल्कुल वेस्टिंग हो गया, और लो हाइट फॉर एज स्टंटिंग हो गया। यस, हाँ ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हिडन हंगर कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, दैट इज योर फूड फोर्टिफिकेशन। ये क्या होता है, व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन, है ना। जैसे कि कई बार आप बाहर से कुछ खाने का लेकर के आओगे तो उस पर लिखा रहता है कि इट इज अ फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफाइड फूड। व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन। हाँ, फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग आर्टिफिशियली अगर कोई फूड है ना उसमें एक्स्ट्रा कुछ मिनरल्स हम लोग ऐड कर दे, विटामिन ऐड कर दे, दैट इज कॉल्ड एज द फूड फोर्टिफिकेशन। फिर जब आप उसको कंज्यूम करोगे, जब आप उसको खाओगे, तो आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो है सो फुलफिल हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द फूड फोर्टिफिकेशन। दैट मीन्स की एडिंग न्यूट्रिशन टू द फूड, अवेलेबल फूड इज कॉल्ड एज फूड फोर्टिफिकेशन, है ना। यस, न्यूट्रिएंट इज एडेड, न्यूट्रिएंट इज एडेड। ये हो गया। चलो एक चीज और, थोड़ा सा प्लेट्यू के बारे में देख लेते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखते हैं। ठीक है, हालांकि कल भी बताए थे। अच्छा, यहाँ पे इसका वेस्टर्न घाट्स। हम्म, जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट है, इसको आप देखो तो कई नाम से जाना जाता है ना। वेस्टर्न घाट्स का जो सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है, महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्टल प्लेन नहीं बोल रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, सह्याद्री बोलते हैं, है ना, सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, सह्याद्री, सह्याद्री कहाँ पे बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाले रीजन में सह्याद्री बोलेंगे। ठीक है। अगर आप नीचे आओगे केरला वाले पास, केरला के पास, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट्स का जो हिस्सा है, मालाबार। मालाबार तो कोस्ट है, कोस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ नजर पड़ रहा है वो। ठीक है, कार्डमम हिल्स सब उसी का पार्ट है। नहीं, पूरा नहीं है। सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट्स का, देखो वेस्टर्न घाट्स तो शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, जो महाराष्ट्र का जो पार्ट है ना वहां पे उसको सह्याद्री बोलते हैं। किसमें, हाँ सह्याद्री, हाँ हाँ, कुद्रेमुख तो नीचे कर्नाटक वाले रीजन में है, महाराष्ट्र में मेन सह्याद्री है। ये जो आप देख रहे हो ना, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये सभी है ना वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, केरला में उसको बोलेंगे, है ना, अन्नामलाई रेंजेस, कार्डमम हिल्स, है ना, ये केरला में बोलेंगे, है ना। दूसरा, जो वेस्टर्न घाट है इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका क्या नाम है, हाईएस्ट, अन्नामलाई नहीं, अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है, अनाईमुदी, अनाईमुदी, है ना। तो ये याद रख लो। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया,
दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? अनाईमुदी। अनाईमुदी, यहाँ पे देखो, है ना, दिस इज अनाईमुदी, अनाईमुदी है, ठीक है। कौन से हिल्स में है? अनामलाई हिल्स में है, ठीक है। ये हो गया, आपको याद रखना, अनाईमुदी याद रखना। कौन से घाट्स में है? क्या ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है कि ईस्टर्न घाट का हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, ठीक है। ये हो गया। प्लस जो ईस्टर्न घाट्स है और वेस्टर्न घाट्स है, इसके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। बेसिक डिफरेंसेस ये है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है, इट इज मोर ओवर कॉन्टिन्यूअस, इसमें कॉन्टिन्यूटी ज्यादा है ना। इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूअस रेंजेस, कॉन्टिन्यूअस है ना। हालांकि इसमें देखोगे भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, तीन ऐसे पासिस है इसमें, है ना, पासिस है ना। लेकिन मोर ओवर ये कॉन्टिन्यूअस रेंज, इसका जो एलिवेशन है वेस्टर्न घाट्स का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो है सो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि, है ना, बीच में कुछ कुछ दूर है सो हिल्स होगा, फिर हिल्स गायब हो जाएगा, फिर कुछ हिल्स आएगा, फिर कुछ गायब हो जाएगा। ऐसा डिसकंटिन्यूअस क्यों है? तो ओवर द ईयर्स इसका इरोजन हुआ है, प्लस कई तरह के जो रिवर्स, जो कि आप देखो, जो वेस्टर्न घाट्स है, यह एक वाटर शेड के तौर पे काम करता है। वाटर शेड का मतलब क्या होता है? हाँ, जल विभाजक। जल विभाजक, जल विभाजक किसको कहते हैं? जल विभाजक किसको कहते हैं? वाटर शेड किसको बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड व्हाट इज वाटर शेड? देखो, वाटर शेड का मतलब क्या होता है ना। सपोज कि एक माउंटेन रेंज हो गया, एक माउंटेन रेंज है, तो यहाँ से एक वाटर जो है, नदी जो है, कुछ इस तरीके से उस दिशा में बहे, और दूसरा है सो जिस दिशा में बहे, तो इसी को हम लोग वाटर शेड बोलते हैं। समझ में आ गया? जल विभाजक। तो जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है, आप देखो तो जो भी आपके पेनिनसुलर रिवर साउथ इंडिया के हैं, सबका ओरिजिन कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स में ही, है ना, सबका। जैसे कि नीचे में देखो कावेरी, है ना, यहाँ पे देखो कावेरी नदी, है ना, कावेरी, ठीक है। यहाँ देखो कृष्णा नदी, है ना, कृष्णा, ठीक है। ऊपर में ये रहा गोदावरी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, है ना। यहाँ पे देखो नीचे में तुंगभद्रा नदी होगा, है ना, ये सभी तो क्या, ये सॉरी कृष्णा ये नहीं है, कृष्णा ये वाला पार्ट है ना। नीचे में तुंगभद्रा ये सब हो जाएगा, है ना, गोदावरी ये रहा, ठीक है। तो सभी का जो ओरिजिन है बेसिकली बेसिकली कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स में है। और प्लस ऐसे कई सारे स्मॉल रिवर्स हैं, जैसे गोवा में देखो मंडावी रिवर्स, है ना, ये सभी कुछ स्मॉल रिवर्स जो है, जो कि अरेबियन सी में भी गिरते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिन करता है। इस वजह से वेस्टर्न घाट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर डिवाइड बोलेंगे, है ना, जल विभाजक इसको बोलेंगे, ठीक है। वाटर डिवाइड, ये हो गया, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स का और क्या फैक्ट्स हो सकता है यहाँ पे? हाँ, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलता है? नीलगिरीज में, नीलगिरीज में। कई बार ये पूछा जाता है कि जो नीलगिरी है, नीलगिरी है, उसका जो हिस्सा है वो कौन से स्टेट में आता है? तीन स्टेट है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, है ना, याद रखना। नीलगिरीज जो है तीन स्टेट का हिस्सा है, नीलगिरीज, नीलगिरीज, है ना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीनों में इसका है सो जंक्शन पे, है ना, तीनों के जंक्शन पे, ठीक है। ये हो गया। चलो एक चीज और, इसका क्या वजह है, इसका क्या वजह है कि जो भी रिवर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये जो है सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। तो ये इंडिया का जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, पेनिनसुलर ब्लॉक है, इसका ढाल कैसे है? पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट ढाल है ना। यानी कि इसका जो ढलान है कुछ इस तरीके से, पश्चिम से पूरब की तरफ। इस वजह से अधिकतर रिवर्स आपको देखोगे तो ढलान को फॉलो करते हुए जो है पश्चिम से पूरब की तरफ है सो, है ना, फ्लो करता है ना। यानी कि बे ऑफ बंगाल में है सो जाकर के गिरता है। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे नदी हैं, नर्मदा और तापी, है ना। अब देखो नर्मदा रिवर कहाँ पे है?
दिस इज द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। दिस इज योर तापी रिवर, तापी। नर्मदा और तापी जो है सो पूर्व से पश्चिम की तरफ फ्लो करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसके पीछे का वजह क्या है? हाँ, ये जो है आप याद कर लो, जो नर्मदा है और जो तापी है, बोथ दीज रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली क्या होता है ना? यानी कि नर्मदा और तापी जो है सो फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? भ्रंश घाटी, है ना? भ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली कैसे फॉर्मेशन होता है? तो देखो, ये जो पूरा का पूरा इंडिया का जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, जब ये कल मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना सिस्टम का हिस्सा था, है ना, वहां से जब नॉर्थवर्ड्स मूव कर रहा था, तो क्या इसके अंदर है सब कई तरह के टेक्टोनिक फोर्सेस लग रहे थे कि नहीं? तो उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे क्रैक्स जो है सो जनरेट हुआ, है ना, फॉल्टिंग हो गया, फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की वजह से क्या होगा, आपको मालूम है कि जैसे कि जब हम लोग माउंटेन्स की बात करते हैं बेसिकली, है ना, माउंटेन्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली टू टाइप्स माउंटेन्स जो है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, है ना, जो भी पर्वत है उसका दो क्लासिफिकेशन है ना। एक होता है फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत जिसको कहते हैं, है ना, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। प्लस एक होता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स के ही फोर्सेस के वजह से ही जो है, कहीं पे फोल्डिंग होगा, कहीं पे फॉल्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्ट होता है, फॉल्ट, है ना, भ्रंश, फॉल्टिंग की वजह से, है ना। फॉल्टिंग कैसे होता है कि सपोज कि ये रॉक्स, बेड रॉक था, और जो है इसमें कुछ ऐसे फोर्सेस लगे जिसमें बीच से ये क्रैक जनरेट हो गया, है ना, बीच से क्रैक जनरेट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर ये एक सिंगल ब्लॉक था तो अब ये तीन ब्लॉक में टूट गए, ए बी सी में, है ना। और फिर कभी क्या होगा कि इसमें फोर्सेस कुछ ऐसा लग जाएगा, है ना, ऐसा फोर्स लग जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि बी है सो नीचे है, सी है सो ऊपर चला गया, और ए है सो ऊपर चला गया। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट, है ना, ये फॉल्ट, यही फॉल्ट, जहाँ पे रॉक्स के बीच में क्रैक जनरेट हो जाए उसी को फॉल्ट बोलते हैं। तो अब देखो कि क्या ये आपको वैली के तौर पे नजर आया कि नहीं? घाटी, घाटी की तरह दिखेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली इसी को बोलेंगे, समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। और ये ए और जो सी है, इट विल बी कॉल्ड एज द ब्लॉक माउंटेन्स। समझ में आ गया? माउंटेन्स मतलब कि क्या, कि कोई भी हमारे प्लेन एरियाज के सामने कुछ एलिवेशन दिखे उसको माउंटेन्स हम लोग बोलते हैं। तो अगर इस वजह से एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू द फॉल्टिंग, ड्यू टू द रिफ्टिंग, इट विल बी कॉल्ड एज द ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो नर्मदा और तापी के केस में आप देखो, नर्मदा और तापी के केस में देखो कि क्या विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में से नर्मदा है सो बह रहेगी, है ना। तो ये जो है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज देखो यहाँ पे सतपुरा रेंज है, इसके ऊपर में सो विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज है, और इसके बीच में से है सो नर्मदा रिवर फ्लो कर रहा है, नर्मदा रिवर फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि दीज टू रिप्रेजेंट द ब्लॉक माउंटेन्स। समझ में आ गया? ये ब्लॉक माउंटेन है, और इसके बीच में से नर्मदा नदी है सो फ्लो कर रही है, जो कि एक रिफ्ट वैली में फ्लो कर रहा है। इसी वजह से अब चूंकि रिफ्ट वैली का स्लोप जो है सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, इस वजह से नर्मदा का है सो डायरेक्शन भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो गया है। सेम वैसे ही तापी नदी, यह भी एक रिफ्ट वैली में है सो फ्लो करता है, और इस वजह से ईस्ट टू वेस्ट जो है सो इसका है सो डायरेक्शन जो है सो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको एग्जाम में पीटी में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सतपुरा रेंज जो है सो किस तरीके का रेंज है, क्या ये फोल्ड है या फिर फॉल्ट की वजह से बना है, और ड्यू टू फॉल्टिंग ये बना है। ये जो है सो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल हो जाएगा। अजंता रेंज ये सब जो रेसिडुअल हिल्स के पार्ट में आता है, इसका एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं है सच, बट दीज आर द रेसिडुअरी हिल्स, है ना, रेसिडुअरी हिल्स है ना। ये हो गया। चलो कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ कि इंडिया का कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है सो कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखो। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब कि इंडिया का
जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो एक्सपेंशन है ना, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है दैट इज बेसिकली योर इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, है ना। और जो साउदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे वर्ड दोनों में सेम इंदिरा वर्ड से आप याद रखो कि अगर कभी एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार पे है। यानी कि निकोबार का जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहां पर आपको जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एज द इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अब ये जो लक्षद्वीप है और ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इसके बारे में कल भी हमने पढ़ा था कि ये जो है सब कोरल आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स है, ठीक है। और यह कैसा है ना, बेसिकली सी माउंट्स है, सी माउंट्स वॉल्केनिक है, सी माउंट्स है वॉल्केनिक है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे कि इंडोनेशिया का देखो जावा सुमात्रा आइलैंड्स है, वहां पे आप देखोगे ना तो ये ज्यादा नजदीक है यहाँ, समझ में गया। यानी कि इंडिया के मेन लैंड से, जो इंडिया का जो मेन लैंड है जो उससे, है ना, ये काफी दूर है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। लेकिन ये जो इंडोनेशिया का जो ब्लॉक जो आइलैंड्स है यहाँ पे जावा सुमात्रा, उससे इसका क्लोज प्रोक्सिमिटी है, ज्यादा नजदीक है, ज्यादा नजदीक है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार पे जो कंट्रोल है, जो हमारा सोवरेनिटी है, वह आपके साउथ ईस्ट एशिया के रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये हिस्सा, अगर सपोज कि भारत का हिस्सा नहीं होता, तो हमारा जो इंडिया का इनके साथ जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दूर होता। बट दीज आर द टेरिटोरियल पार्ट ऑफ इंडिया, और यह आपके इंडोनेशिया आइलैंड्स के साथ जो है सो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इवन कि इंडिया से भी उतना ज्यादा, मतलब इंडिया से भी उतना नजदीक दूर नहीं है, ये ज्यादा यहाँ पे नजदीकी है इसके पास, ठीक है। ये हो गया। प्लस एक सवाल आपसे पीटी में ये भी पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसको कौन सा चैनल बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल, वेरी नाइस। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। देखो इसको याद कर लो कि अंडमान जो है सो नॉर्थ साइड में है, निकोबार है सो साउथ में है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो गैप है ना, उसको हम लोग चैनल बोलते हैं, वाटर चैनल बोलते हैं। वाटर चैनल क्या होता है? व्हाट इज द चैनल? देखो वाटर चैनल बेसिकली क्या होता है कि अगर दो लैंड मास है, उसके बीच में से कुछ एक चौड़ा अगर वाटर का अगर बन जाए, उसको हम लोग चैनल बोलते हैं। तो इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज 10 डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 10 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो लैटिट्यूड जो है जो पास करता है, दैट इज बेसिकली 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इस वजह से 10 डिग्री चैनल इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पीटी में कई बार आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता है कि 10 डिग्री चैनल जो है सो किसको किसको डिवाइड करता है, तो आपके अंडमान और निकोबार को, ठीक है। अब वापस इधर आओ, यहाँ पे आपको जो है सो लक्षद्वीप दिख रहा होगा, यह केरल से नजदीक है, केरला कोस्ट से नजदीक, ठीक है। लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36, 36 आइलैंड है, 36, ठीक है, 36 आइलैंड। लक्षद्वीप का जो है सो आप देखिए, ये जो आइलैंड जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, है ना, यस, दिस इज योर मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड। तो मिनिकॉय आइलैंड जो है बेसिकली लक्षद्वीप का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। और ये भी कैसा है? तो कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड। तो मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप का जो नॉर्दर्न आइलैंड ग्रुप्स है, इसके बीच में कौन सा डिग्री चैनल है जी? 9 डिग्री, याद कर लेना, 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये हो गया मिनिकॉय, मिनिकॉय और नॉर्थ जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसके बीच में 9 डिग्री का चैनल है, ठीक है। अब देखो मिनिकॉय यहाँ पे हो गया, इसके नीचे है सब मालदीव्स, मालदीव्स, है ना, जिसके साथ अभी हमारा कुछ दिन पहले जो है सब बहुत फ्रेंडली रिलेशन हो गया था, अभी भी है, ऐसा ही है, ठीक है।
तो इनके बीच में मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो चैनल है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री। तो 8, 9, 10 तीनों इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 8 डिग्री लैटिट्यूड पे जो चैनल है उसको 8 डिग्री चैनल बोलेंगे, जो कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और नॉर्थ लक्षद्वीप के बीच में, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में। अंडमान का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है? सैडल पीक। सैडल पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज कॉल्ड एज अ सैडल पीक। सैडल पीक है, सैडल पीक है। ठीक है, ये हो गया। हम्म ये जो मालदीव्स है इसके साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि पगला गया। ठीक है। हाँ, इसको हिस्टोरिकली आप देखोगे तो इंडिया का मालदीव का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। इंडिया ने इसको बहुत ज्यादा मदद भी किया है ना, फाइनेंशियल मदद हो गया या फिर वहाँ पे हॉस्पिटल्स खोलना हो गया, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत हेल्प किया है। लेकिन अभी यहाँ का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बेसिकली वह चाइना के साथ है, सो ज्यादा इनका दोस्ती है ना, चाइना के साथ है सो ज्यादा इनका घनिष्ठता है, सो बढ़ रहा है ना। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि चाइना का जो डिप्लोमेसी है उसको क्या बोलते हैं? डेथ डिप्लोमेसी। डेथ डिप्लोमेसी, है ना। चाइना बाबू साहब क्या करते हैं? अरे जैसे गांव में महाजन लोग जो करता है ना, मनी लेंडर लोग जो काम करता है वही काम चाइना करता है ना। ये क्या करेगा? जो देश जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं है उसको क्या करेगा, है ना, लोन दे देगा, है ना, काफी लो इंटरेस्ट पे लोन दे देगा कि लो भाई, है ना, अथाह पैसा दे देगा। अब आप अपने पैसे से आपको तो लग रहा है वाह क्या बात है, चाइना हमारे साथ कितना बड़ा बड़ा बढ़िया काम किया, हमको बड़ा सस्ता दर पे है तो लोन प्रोवाइड कर दिया। अब आपने क्या किया कि आप तो पहले से जो है आपका इकोनॉमी गड़बड़ाया हुआ था, आपके यहाँ जो पॉलिटिशियंस जो हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, वो पहले ही से असमर्थ थे, तभी तो आपके देश का वो हाल हुआ। आपके पास आ गया पैसा, आपने उस पैसे को बिना प्रॉपर प्लानिंग के इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, कल को आपको रिटर्न मिलेगा नहीं। तो क्या होगा कि अब आपके पास वापस पैसा चुकाने के लिए रहेगा नहीं चाइना के पास में। अब चाइना क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, वो तो हम भाईचारा में नहीं दिए थे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अब क्या करो, तुम अपने टेरिटरी पे मुझे एयर बेस बनाने दो, अब तुम अपने टेरिटरी पे एक नावल बेस बनाने दो, अब तुम अपने टेरिटरी पे मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने दो। समझ में आ गया? यानी कि अब जो है चाइना उसकी टेरिटरी पे कब्जा करे, है ना। तो ये चीज जो है, चाइना हमेशा अपने जो भी देश को जिसको भी लोन दिया है, श्रीलंका देखो, पाकिस्तान देखो, सबको ये इसी तरीके से जो है ना, मैनिपुलेट करता है। और यही चीज है कि मालदीव के साथ भी इन फ्यूचर बिल्कुल हो जाएगा। हालांकि मालदीव में आप देखिए तो इसके पहले का जो प्रेसिडेंट थे बेसिकली वो इंडिया को फेवर करते थे। वो चाहते थे कि इंडिया के साथ रिलेशन हमेशा बढ़िया रहे, है ना, क्योंकि उनको भी सबको जो इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज तो सबको पता है कि इंडिया इज ए रिलायबल फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड है इंडिया। इंडिया के साथ आप देखो कि आप पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो, जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री आज तक पढ़ना है पढ़ लो, एक भी आपको ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलेगा जिसमें इंडिया जो है सो एग्रेसिवली किसी के ऊपर अटैक किया हो। नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री। बाकी देश में देखो, यूरोपियन कंट्रीज को देखो, वर्ल्ड वॉर में आपस में जो है सो लड़ मर गया, है ना। इंडिया के ऊपर जब वॉर थोपा गया तब इंडिया ने रिटालिएट किया। लेकिन इंडिया कभी इस चीज में बिलीव नहीं करता है कि हम जो है अपने आसपास के छोटे कंट्रीज को है सो दबा दे, उसके टेरिटरीज को अपने में मिला ले, है ना, ऐसा नहीं करता है। वाई? इसका क्या रीजन है? क्योंकि इंडिया का जो पॉलिसी है वासुदेव कुटुंबकम का पॉलिसी है। द वर्ल्ड इज ए होल बिग फैमिली। ठीक है, वर्ल्ड जो है हमारा एक फैमिली है, और सबको एक साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी उसी में सबका भलाई है। ऐसा नहीं कि उसका टेरिटरी हम लोग हथिया लिए, उसका टेरिटरी हम लोग हथिया लिए, जो कि चाइना करता है। चाइना के साथ जितने भी उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, किसी के साथ उसका बॉर्डर जो है सो डिस्प्यूट नहीं सुलझा हुआ है। वो सबको बोलेगा। अब जैसे इंडिया में क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है ना। आप सपोज कि अरुणाचल प्रदेश दे दोगे तो बोलेगा कि असम हमारा है ना, क्योंकि हिस्टोरिकली देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी एक ही पार्ट का हिस्सा हुआ करता था, है ना, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। हाँ, उसका साउथ चाइना सी में जाओगे तो बोलेगा कि पूरा का पूरा, हाँ, पूरा का पूरा टेरिटरी मेरा ही है। हाँ, तो ये चीज जो है, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है इस चीज को काउंटर करता है। इवन साउथ चाइना सी में भी इंडिया के जो भी, जैसे कि अभी देखो जो ताइवान है ना, ताइवान, ताइवान तो हम लोग अक्सर क्रॉस करते थे। तो जैसे मेन चाइना देखोगे, है ना, कुछ इस तरीके से चाइना है।
ताइवान आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा, है ना। तो हम लोग इंडिया से जब भी शिप से जाते थे तो इधर से क्रॉस करते थे, है ना। तो ये वाले रीजन में जो ताइवान का जो रीजन है, अगर इंडियन शिप्स हैं, है ना, इन सब चीजों को तो काफी गुडविल में वो लोग उसको देखता है। वाई बिकॉज इंडिया का और ताइवान का जो है सो बढ़िया रिलेशन है ना, ताइवान का। लेकिन चाइना इस चीज को पसंद नहीं करता है। चाइना को अगर कोई भी कंट्री ताइवान के बारे में खुल कर कुछ सपोर्ट कर दे तो अगले दिन का जो है मीडिया में, है ना, क्रिटिसाइज करते हुए आ जाएगा कि नो कंट्री हैज द राइट टू इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनल मैटर्स, ऐसा करके आ जाएगा। दैट मीन्स कि चाइना भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। क्या इसके पीछे का रीजन मालूम है कि ऐसा क्यों? जब चाइना का हिस्ट्री पढ़ोगे, मेन लैंड चाइना देखो, जो चाइना था बेसिकली, इंडिया फॉलो वन चाइना पॉलिसी। मतलब चाइना बोलता है कि हमको जो है वन चाइना पॉलिसी, मतलब ऐसा मानो, ताइवान को अलग मत मानो। देखो इसका जब हिस्ट्री पढ़ोगे, खास करके जब मतलब ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का ये है। देखो एक हमारे हुए बहुत बड़े जो है फिलोसोफर जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। ठीक है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मन थे। जर्मन थे। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं ज्योग्राफी का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इन जनरल पर्सपेक्टिव के लिए। कार्ल मार्क्स क्या था? जर्मन था। जर्मन, इसने क्या किया, एक सिद्धांत दिया, समाजवाद का सिद्धांत, है ना, सोशलिज्म का इसने सिद्धांत दिया। सोशलिज्म, सोशलिज्म का इसने एक सिद्धांत दिया। समाजवाद जिसको बोलते हैं, समाजवाद। ऐसा क्यों दिया? ऐसा क्यों दिया? ऐसा इसलिए दिया कि जब कार्ल मार्क्स अपने वर्ल्ड के हिस्ट्री को जब वो स्टडी कर रहे थे, है ना, जब वर्ल्ड की हिस्ट्री को वो जब स्टडी किए तो वो पाए कि जहां जहां पे पूंजीवाद व्यवस्था है, जहां जहां पे कैपिटलिज्म है, ठीक है, जहां भी कैपिटलिज्म है, जहां पर भी पूंजीवाद व्यवस्था है, पूंजीवाद व्यवस्था है, वहां पर वहां पर जो है सोसाइटी में डिवीजन है, सोसाइटी में डिवीजन है, इनइक्वालिटी है, असमानता है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको कैपिटलिज्म समझ में आ जाएगा, सोशलिज्म समझ में आ जाएगा, है ना। कैपिटलिज्म में क्या होता है, पहले समझो कि कैपिटलिज्म होता क्या है। कैपिटलिज्म होता है जहां पे मार्केट विल डिसाइड, मार्केट मार्केट विल डिसाइड। मार्केट का क्या मतलब है? यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। लेसेज फेयर इकोनॉमी इसको बोलते हैं, लेसेज फेयर इकोनॉमी। लेसेज फेयर इकोनॉमी का मतलब कि बहुत कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो। जैसे कि सपोज कि कोई एक देश है ना, कोई एक देश है, इसमें दो तरीके से चीजें हो सकती है कि सपोज कि पंखा का ही एग्जांपल लेते हैं कि फैन को बनाना है कि नहीं बनाना है, फैन को बनाना है कि नहीं बनाना है, ये दो तरीके से निर्भर कर सकती है। एक कि या तो मार्केट में डिमांड हो, है ना, कि लोगों को गर्मी लगे, डिमांड है, हमें पंखा चाहिए, तो जो फैन बनाने वाली कंपनीज हैं वो वहां पे फैन बनाएंगी। मार्केट में जितना डिमांड होगा उसके हिसाब से वो बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा, और जो वाजिब रेट होगा उसके ऊपर है सो बेचेगा। ये हो जाएगा कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल कि जिस चीज का डिमांड है उसको मार्केट है सो सप्लाई करेगा, है ना। तो एक तरफ कंज्यूमर होगा, एक तरफ प्रोड्यूसर होगा, इसमें सरकार कुछ भी डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है। गवर्नमेंट हो सकता है तो अपना कुछ टैक्स वैक्स कलेक्ट कर ले कि भाई आप हमारे टेरिटरी में तो इंडस्ट्री स्टेब्लिश किए हो तो इतना टैक्स हमको दे दो, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फैन बनेगा कि नहीं बनेगा यह डिसाइड कर दे कौन? गवर्नमेंट डिसाइड करे। अगर गवर्नमेंट बोले कि नहीं, फैन की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी को गर्मी में है सो झुलसने दो, है ना, तो उस देश में कोई भी प्राइवेट इंटाइटिस फैन नहीं बना सकता है। ये होता है सोशलिज्म। समझ में आ गया? सोशलिज्म में क्या होगा, सोशलिज्म में क्या होगा, सोशलिज्म में क्या होगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसका उत्पादन करना है, कितना कितना उत्पादन करना है, उसको किस रेट पर लोगों तक पहुंचाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, है ना। तो दैट इज बेसिकली योर सोशलिज्म, सोशलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि
एक बात बताओ, अगर कैपिटलिज्म की बात करते हैं जिसे मार्केट डिसाइड करता है, इसमें फैन जो है मार्केट बना रहा है और डिमांड के हिसाब से बिक रहा है, तो एक बात आप समझो कि फैन को परचेज कौन कर सकता है? जिसके पास परचेजिंग पावर है, जिसके पास पैसा है, वही तो परचेज करेगा। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? क्या वो गर्मी में रहेंगे? तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में, हाथ का पंखा, कैपिटलिज्म इकोनॉमी में यही समस्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है ना, वो सफर करते हैं। समझ में आ गया? वो सफर करते हैं। तो इसी सफरिंग को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया, कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया कि जो कैपिटलिज्म का जो इकोनॉमी होगा, जहां पे भी कैपिटलिज्म का पूंजीवाद का बोलबाला होगा, वहां पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, सो असमानता फैलेगा। एक क्लास होगा जिसके पास समृद्धि होगा, एक क्लास होगा जो कि काफी गरीब होगा। इन दोनों के बीच में है सो कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखना, समझना, इन दोनों के बीच में है सो कॉन्फ्लिक्ट होगा, रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति आएगा। और जिनके पास हैव नॉट्स, जिनके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है, वो क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, क्रांति लाएंगे। और जिनके पास सामर्थ्य है, जिन्होंने सत्ता को हथियार रखा है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनको उखाड़ फेंकेंगे। और उसके बाद सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का स्थापना करेंगे। समाजवाद का स्थापना करेंगे। समाजवाद का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें वैसे लोगों का भी ध्यान रखा जाता है जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो कि गरीब लोग हैं, उनका भी ध्यान इसमें रखा जाता है। उनके रहन सहन का, खाने पीने का, उनको काम काज करने का जो है सो प्रोवाइड किया जाता है। तो ना ही कैपिटलिज्म अपने आप में 100% बेस्ट है और ना ही सोशलिज्म अपने आप में 100% बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करने लगे, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करने लगे, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का जो एस्पिरेशंस है, जो मेरिट है, सपोज कि आप चाहते हो कि हम जो है सो एक अंतरिक्ष में जाने वाला बहुत बड़ा यान बनाए, कुछ हम स्पेस सेंटर कुछ बनाए। अगर गवर्नमेंट आपके, जैसे कि आज के समय आप देखो इंडिया में जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है ना? आप पढ़ते होगे कि आए दिन जो है सो नए नए स्टार्टअप्स जो है सो स्पेस सेक्टर में इंडिया में इमर्ज कर रहे हैं। कोई जो है सो क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहा है, कोई जो है सो सेटेलाइट लॉन्च करने लगा। तो हो सकता है आने वाले 10 साल, 15 साल, 50 साल में जिस तरीके से अमेरिका में इलॉन मस्क ने एक स्पेस एजेंसी को खड़ा किया, उसी तरीके से भारत का भी अपना एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी हो सकता है ना? ये कब पॉसिबल हुआ? जब गवर्नमेंट ने स्पेस पॉलिसीज को अमेंड करके और प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो है इसमें भागीदारी बनाने का काम स्टार्ट किया, है ना? तो कहने का मतलब है कि जो सोशलिज्म, जो समाजवाद होता है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है हर चीज पे। लेकिन जो कैपिटलिज्म होता है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम रहता है, मार्केट के हिसाब से चीजें हैं सो चलती है। तो इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। तो ये तो बात हुआ कि कार्ल मार्क्स ने कुछ चीजों की बात की। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कार्ल मार्क्स जो है रिवॉल्यूशन का बात किया जी, रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, है ना? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ऐसा कुछ इन्होंने बात किया। डिक्टेटरशिप क्यों? प्रोलेटेरिएट मतलब कि जो वर्किंग क्लास है ना, जो कामकाजी जो लोग हैं, है ना, ये क्यों रिवोल्ट क्यों करेगा? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, वो सबसे ज्यादा मुनाफा अपने पास में रख लेगा और जो कामकाजी लोग हैं उनको बहुत कम वेतन देगा कि भाई तुम बस इतना ही वेतन पाओ कि बस 2 4 दिन, मतलब 2 4 रोटी और नमक खाकर जिंदा रहो। बाकी अपने जो कैपिटलिस्ट क्लास है 5 स्टार होटल में रह रहा है, फ्लाइट से चल रहा है ना, पैसा पूरा उड़ाए पड़ा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? एक रिवोल्ट होगा, रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति होगा और उसके वजह से जो है सो डिक्टेटरशिप आएगा। किसका? प्रोलिटेरिएट का। प्रोलिटेरिएट मतलब कि जो वर्किंग क्लास है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हो सकते हैं, उनका है सो डिक्टेटरशिप जो है सो आएगा। ठीक है? फ्रांस का क्रांति तो बहुत पहले है जी, 1789 में है। नहीं, ये लेटर टाइम्स का है कार्ल मार्क्स जो। ये कहाँ 1789? 1789 में ये किंग लुइस 16 को जो है उसको हटा करके, मार करके जो है फांसी वासी दे दिया गया था। वो तब का है, जिसमें हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज्यादा हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस है ना? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया था, है ना? लेकिन ये सभी बाद की बातें हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? अब देखो, कार्ल मार्क्स जो है उसने तो समस्या बता दिया कि भाई पूंजीवाद में समस्या है, इसको उखाड़ फेंको।
नहीं तो क्या होगा कि एक वर्ग होगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, दूसरा वर्ग होगा कि दिन भर गधा मजदूरी करेगा लेकिन फिर उसको खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इससे प्रभावित होकर के कई तरह के रिवॉल्यूशन रिवोल्ट हुए पूरे विश्व भर में। तो सबसे पहला जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन रशियन रिवॉल्यूशन में किससे प्रभावित है? कार्ल मार्क्स के थ्योरी से, ठीक है, जिसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। हाँ, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन, 1917 का है। ठीक है, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हो जाएगा। उसी के बाद इसी के ठीक बेसिस पे कार्ल मार्क्स के थ्योरी के ऊपर जो है आपको चाइनीज रिवॉल्यूशन होगा। चाइनीज 1940s के अराउंड का है ये सब चीज। रशियन से पहले नहीं, 11 नहीं है, एक बार चेक करना। तो चाइनीज रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये सभी उसी के आसपास का है। जो कार्ल मार्क्स की जो प्रिंसिपल्स, जो उसने सोशलिज्म का प्रिंसिपल दिया, उसके हिसाब से ये सभी रिवॉल्यूशंस वर्ल्ड में देखने को मिले और सभी को इसने अपने अपने लोकल नीड्स के हिसाब से इसको अडेप्ट कर लिया, है ना। कार्ल मार्क्स ने तो एक बेसिक सिद्धांत बताया, बाकी रिवॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे अटैक करना है, इस तरीके से। तो रशियन रिवॉल्यूशन थोड़ा सा हल्का सा डिफर करेगा बट मार्क्स के सिद्धांत पे चलता है। सेम उसी तरीके से चाइनीज रिवॉल्यूशन। तो ये बात हम इसलिए आपको बताए क्योंकि एक लीडर थे चियांग काई शेक करके, चियांग काई शेक, ठीक है, ये चाइनीज लीडर थे, है ना। और ये बेसिकली आप देखिए तो चियांग काई शेक हो गया, माओ जेडंग हो गया, है ना, ऐसे कई जो लीडर्स थे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वहां पे, है ना। जैसे कि होता है ना कि एक पार्टी का विचारधारा कुछ और हो, दूसरा पार्टी का लीडर का विचारधारा कुछ और हो, तो इनका और आपस में जो दूसरे लीडर्स थे उसमें मतभेद हो गया। और ऐसा मतभेद हुआ कि आपस में ही सो, है ना, सिविल रिवेलियन टाइप का चीज हो गया, खूब आपस में लड़ाई किया, खूब मारपीट किया और अंत में इनको भागना पड़ा ताइवान में। यानी कि मेन लैंड चाइना को छोड़ करके ताइवान में इंटर कर गई है, समझ में आ गया। और जब ताइवान में इंटर किया तो आपको मालूम है कि ताइवान जो है सो मेन लैंड चाइना से दूर है ना। तो इन्होंने अपना सत्ता वहां पे स्थापित किया। तो इसी वजह से चाइना आज के समय क्लेम करता है कि थे तो ये हमारे ही लोग, चाइना कहीं मेन लैंड से भागे हुए लोग हैं, अब वो वहां पे जाके बस गए तो ये ताइवान अलग देश कैसे हो गया, ये तो चाइना का हिस्सा है। तो यही वजह है कि चाइना ताइवान को क्लेम करता है कि मेरा हिस्सा है। लेकिन ये उसको समझ में नहीं आता कथा को कि भाई जब तुम दोनों के बीच में बंटवारा हो गया, आपस में जब लीडर एक दूसरे से खूब लड़ाई वड़ाई करके जब अलग टेरिटरी पे कोई चला गया, तो उसको तुम कैसे बोलोगे कि ये जो है सो मेरा देश है। तो यही जियो पॉलिटिक्स है चाइना और ताइवान का। अगर हिस्ट्री कभी पढ़ोगे चाइनीज रिवॉल्यूशन का तो ये बात समझ में आएगी। चाइना के पूर्वज जहां जहां गए वो सब चाइना का है। तो ऐसे में तो वही बात है कि इंडिया के पूर्वज बहुत, इंडियन डायस्पोरा बहुत वर्ल्ड में है, सब इंडिया का है, सब भारत का है। हाँ वही तो, नेपाल में है। अच्छा, जल्दी छुड़ाएगा फिर चाइना से ये लोग, कुछ नहीं। देखो इंडिया से अगर किसी को ये लगता है कि इंडिया से ज्यादा बेनिफिट चाइना से जुड़ के मिल सकता है तो उसका भ्रम आने वाले 10-15 साल में खुद दूर हो जाएगा। पाकिस्तान को देख रहे हो ना, कटोरा लेके घूम रहा है ना सब जगह, जबकि आज से 10 साल पहले फिर भी ठीक ठाक कंडीशन में था, है ना। वो हर देश में यही हाल करेगा, चाइना जिस भी देश में जाएगा वो अपने इंटरेस्ट के लिए जाता है, आपका जो है सो वेलफेयर करने नहीं आता है। इंडिया उल्टा काम करता है। इंडिया क्या करेगा कि अपना वेलफेयर नहीं देखता है, सामने वाले को भाईचारा निभाता है ना। इसके पीछे का वजह क्या है? वसुधैव कुटुंबकम तो है ही, प्लस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे आर्टिकल 51 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल क्या हुआ उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया जो है एक ऐसा देश होगा जो कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है सो, है ना, फ्रेंडली रिलेशंस रखेगा, पीस और सिक्योरिटी की बात करेगा। और अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी बात पे विवाद होता है तो उसको हम लोग डिप्लोमेटिक वे से, है ना, बैठ करके सुलझाएंगे, ना कि वॉर करेंगे, ना कि एग्रेसिव। तो बाई नेचर है तो यहाँ के लोगों में ऐसा मेंटेलिटी है तब ना। हाँ, यही बात तो बोले कि इंडिया में आज तक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने देखा होगा कि इंडिया किसी दूसरे देश पे जाके आक्रमण कर दे, वॉर कर दे। हालांकि यहाँ पे थ्रू आउट द एंशियंट टाइम्स आप देखोगे इन्वेडर्स आते रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया एग्रेसिवली किसी भी कंट्री पे जाके ऐसा वॉर नहीं किया है ना। और यही हमारे फॉरेन रिलेशंस का जो है सो, है ना, विजन भी है। दूसरा ये है कि अगर
इंडिया का जो फॉरेन रिलेशंस है जो बेसिकली क्या है, इंडिया इज ए न्यूक्लियर कंट्री, है ना, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर हमारे पास है, वेपन्स है, लेकिन हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बिलीव करते हैं। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या होता है, हाँ, कि हम पहले किसी पे यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसके नीचे स्टार मार्क करके कंडीशन से अप्लाइड ये लिखा गया है कि अगर हमारे टेरिटरी पे किसी भी तरीके से अगर किसी भी छोटे से भी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज होता है तो उसका रिटालिएशन इतना बड़ा होगा कि वो टेरिटरी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना, ये स्टार मार्क में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इंडिया हैज टेकन ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर शक्ति का हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके टेरिटरी से हमारे टेरिटरी में अगर एक माइन्यूट लेवल का भी न्यूक्लियर वेपन्स आया तो उसका रिटालिएशन बहुत बड़ा हो। समझ में आ गया? तो ये है इंडिया का न्यूक्लियर का जो पॉलिसी है ना। ठीक है, आगे क्लास को और कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपको बताई ये सब के बारे में। ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर पढ़ोगे कभी तो डिटेल में समझ में आएगा कि क्या रिवॉल्यूशन कैसे है क्या है ना। इटली है सो बैकआउट कर गया BRICS, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। इटली जो है सो, है ना, इटली को समझ में आ गया, बुद्धि खुल गया उसको कि भाई इसके चक्कर में रहेंगे तो और मेरा इकोनॉमी खराब हो जाएगा। मोदी जी बता दिया। ठीक है, तो है ना, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। और अच्छा, एक चीज और है कि यूट्यूब का जो क्लास रहता है उसका जो नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में आता है, तो आप चाहें तो ऑफलाइन क्लास में आके बैठ सकते हैं। बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। उतनी में तो पूछे थे ना, तुम्हें तो पूछ रहे थे। नहीं तो ठीक है, 3 बजे से है, मतलब आज अगर क्लास अगर होगा 3 बजे से तो नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में चला जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आके क्लास में बैठ जाया करो, कोई इशू इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, वो क्लास जैसे अभी हम लोग इतना इंटरेक्टिव क्लास रहते हैं ना, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो यूट्यूब पे लाइव जाएगा, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।